पश्चिम बंगाल की दो तस्वीरों से आइए हम आपको खबरदार करते हैं। पहला, बदलाव का बंगाल और बदले वाला बंगाल। बदलाव जहां वर्षों से बंद पड़े मंदिर खुल रहे हैं, जहां टीएमसी के कब्जे वाले टोल खुल रहे हैं, जहां टीएमसी के कब्जे वाले कांग्रेस के ऑफिस को आजाद बीजेपी के लोग करा रहे हैं। लेकिन बदलाव के इसी बंगाल से पहले खबरदार करती है बदला लेती बंगाल की राजनीति। खून रंजित वाले इतिहास के वर्तमान में जहां बम तो नहीं चल रहे लेकिन आग बहुत लग रही है। कहीं आग लगाई जा रही है, कहीं बुलडोजर से विरोधी का पार्टी दफ्तर, पार्टी बूथ गिराकर जश्न मनाया जा रहा है। कहीं विरोधी विचारधारा वालों से जुड़ी मूर्तियों को गिराकर अपने विचार की ज्वाला जलाई जा रही है। हिंसा पर उतारू लोग पुलिस वालों तक पर गोली चलाने से बाज नहीं आ रहे। कहीं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पहुंची पुलिस की टीम पर अटैक हो जा रहा है। कहीं विपक्षी दल के नेता को घेर कर चारों तरफ से पीटा जा रहा है। बंगाल के नतीजों के बाद बदले की पुरानी खूनी रवायत का गवाह पश्चिम बंगाल फिर से बन रहा है, क्योंकि कहीं पर सिराज उद्यान का नाम शिवाजी पार्क कर दिया जा रहा है। कहीं मस्जिद रोड का नाम बदलकर अपने आप नेताजी रोड कर देने की होड़ है। पत्थरबाजी, महिलाओं पर हमला, पुलिस का एक्शन तो है, लेकिन फिर भी कहीं आग लगाकर कब्जा, कहीं सत्ता पाकर झंडा लगाकर अपने कब्जे का ऐलान, हथियारों की धार के साथ हत्या तक। खबरदार करता सवाल, आग, बुलडोजर, गोली, हत्या, बवाल, क्या ऐसे बदलेगा बंगाल? चुनाव आयोग और डीजीपी कह रहे हैं कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, सख्ती से कार्रवाई होगी। यह हाल बंगाल में है और तब है जब सुरक्षा बल बंगाल में मौजूद है। फिर स्थिति ये है कि 4 मई को रिजल्ट आए, उसके बाद 48 घंटे के भीतर 3 लोगों की मौत हो गई। 200 एफआईआर पूरे बंगाल में दर्ज की गई, 443 लोगों को गिरफ्तार किया गया, 1100 से अधिक लोगों को एहतियातन हिरासत में लिया गया और सबसे अधिक गिरफ्तारी आसनसोल में की गई। तो सवाल यह है कि ऐसा क्या है जो सबसे अधिक आसनसोल ही इस बार प्रभावित है। आसनसोल पश्चिम बंगाल के पश्चिम वर्धमान जिले का प्रशासनिक मुख्यालय और दूसरा सबसे बड़ा शहर है, जो एक प्रमुख औद्योगिक और कोयला खनन केंद्र भी है, जहां सत्ता के नए सूर्योदय के बाद लगा कि तस्वीर बदलेगी। लेकिन आसनसोल में बंगाल चुनाव के नतीजों के बाद हर बार होने वाली बदले की हिंसा वाली रात अब भी ढली नहीं है। सबसे पहले पश्चिम बंगाल के आसनसोल में चुनावी रंजिश की साख को देखिए। पुलिस लाइन के सामने टीएमसी ऑफिस को जला दिया गया है। ये दूसरे दुकान में भी आग लगने का चांस है। यह आसनसोल में वार्ड नंबर 53 से आने वाले टीएमसी के काउंसलर का दफ्तर है, जहां मंगलवार रात अचानक आग लग जाती है। जो टीएमसी 15 साल शासन करती रही, उसके नेता के दफ्तर को कुछ लोग आकर जलाकर खाक कर देते हैं। आप सोचेंगे कि यह काम किसने किया? क्या सत्ता में आई बीजेपी से जुड़े लोगों ने? लेकिन रुकिए, यहाँ टीएमसी के दफ्तर में आग लगने के बाद
जो सबसे पहले शख्स खबर मिलने पर पहुंचे और आग बुझाने के लिए दमकल को बुलाने का दावा करते हैं, वो आसनसोल उत्तर से बीजेपी के विधायक कृष्णेंदु मुखर्जी ही हैं। আমাকে কাউন্সিলর ফোন করেছিল, মৌসুমী বসু আমাকে ফোন করলো, আমি একটা মিটিংয়ে ছিলাম এবং আমাকে বলে যে এইরকম ঘটনা এইরকম হয়ে গেছে। আমি খবর পাওয়া মাত্র আমি ফোন করি, আমার অফিসে যোগাযোগ করি, আমাদের কার্যকর্তারা তারপরে এখানে পৌঁছায়, দমকলকে খবর দেওয়া হয়, থানাকে খবর দেওয়া হয়। পুলিশ কমিশনার বললেন আমাকে যে আমি দেখছি এবং এখানে যা যা ক্যামেরা রয়েছে আশেপাশে বিল্ডিংয়ের যেখানে যতগুলো ক্যামেরা রয়েছে সব ক্যামেরার ফুটেজ আনা হোক, ফুটেজ এনে এইখান থেকে বের করা হোক এই ঘটনাটা কী হয়েছে। বারবার আমরা বলছি যে কোনো পোস্ট পোল, কোনো ভায়োলেন্স আমরা কোনো টলারেট করব না। जब बीजेपी विधायक की सीसीटीवी कैमरे की जांच से टीएमसी दफ्तर को जलाने वालों की मांग कर रहे हैं, तो क्या बंगाल की इस बार की चुनावी हिंसा में बीजेपी बनाम टीएमसी से ज्यादा टीएमसी बनाम टीएमसी का एंगल है? तृणमूल का जो इंटरनल फ्यूड है वो भारतीय जनता पार्टी का झंडा हाथ में लेकर हो रहा है, एक नेता और नेता को मार रहे हैं। तो ऐसा स्थिति तो होना ही था। हमने पिछले 6 महीने हुआ यह टीजिंग पीरियड जो भी आप बोलिए, इसमें इसका दायित्व अभी जो प्रशासन है उसको पर। तो क्या बीजेपी सच कह रही है कि उसके कार्यकर्ताओं की तरफ से बंगाल की पुरानी हिंसा वाली रवायत नहीं अपनाई जा रही है? अगर हाँ, तो फिर ये देखिए, आसनसोल में कोर्ट मोरे इलाके में टीएमसी के एक दूसरे दफ्तर को फूंक दिया गया है। यहाँ सब कुछ खाक हो गया है। ममता बनर्जी से जुड़ी तस्वीरें, पोस्टर जले हुए यहाँ पर मिलते हैं। ये दफ्तर भी आसनसोल का ही है। तस्वीर से आप समझ जा रहे होंगे, ये 2 फूल और पत्ती के चुनाव निशान वाला दफ्तर ममता बनर्जी की पार्टी का है। ये टीएमसी का आसनसोल में जिला दफ्तर है, जहां तोड़फोड़ की गई और फिर आग लगा दी गई। पश्चिम वर्धमान जहां आसनसोल आता है, वहां कुल 9 विधानसभा सीट हैं। 2021 में बीजेपी यहां 3 सीट जीती थी, टीएमसी ने 6 सीट हासिल की थी। अब की बार के चुनाव में बीजेपी ने पश्चिम वर्धमान की सभी 9 की 9 सीट जीती हैं। अब आसनसोल के सालनपुर ब्लॉक में ग्राम पंचायत के दफ्तर को देखिए, जहां दावा है कि बीजेपी के कुछ समर्थक पंचायत दफ्तर पर अपना झंडा टांग देते हैं, इस दलील के साथ कि अब यहां बीजेपी का राज है। यहां दावा है कि पहले पंचायत दफ्तर में तोड़फोड़ करके सामान बाहर निकालकर आग लगा दी गई, दूसरे सरकारी दस्तावेज भी जला दिए गए। इलाके में तनाव फैलने के बाद सुरक्षा बल पहुंचा। एक के बाद एक आग टीएमसी के दफ्तर में लगाई जा रही है। बीजेपी का झंडा लगाकर पंचायत दफ्तर पर कब्जा कर लिया गया। टीएमसी पूछती है कि क्या यही भय हटाकर भरोसा दिया जा रहा है? बीजेपी तुरंत इसके लिए तृणमूल कांग्रेस की आपसी रंजिश को जिम्मेदार ठहराती है। आउट भरोसा इनका नारा देके आया था, अभी 24 घंटा नहीं हुआ है, कम से कम 300 से 400 पार्टी ऑफिस तोड़े गए। कम से कम 150 ऐसे कैंडिडेट्स हैं हमारे जिनके घर के अंदर घुस के हमला चलाया गया है, जिनके नीचे गैराज में या पार्टी ऑफिस में एकदम घुस के तोड़फोड़ मचाया गया है। तो ये है बीजेपी का, भाजपा का भरोसा का मॉडल। बाकी लोग तय करें। अभी तक 2 मत का खबर है, वो दोनों ही भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। हम लोग जीता है और हमारा कार्यकर्ता का मर्डर हो रहा है। ये भी समाज को देखना चाहिए। अगर हमारा जगह तृणमूल कांग्रेस होता आज, तो आज बीजेपी का 200 कार्यकर्ता इतना समय में तो मार दिया जाता। कम से कम हजारों महिला का साथ सामूहिक बलात्कार हो जाता है 2021 को। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तृणमूल का ये संस्कृति और सार्वत्रिक रूप से पश्चिम बंगाल का जो पोस्ट पोल वायलेंस का कल्चर है उससे निकल कर आना चाहता है और हम निकल कर आएंगे। एक दूसरे पर हिंसा के आरोप लगाती इस राजनीति के बीच में आसनसोल में ही जमुड़िया विधानसभा क्षेत्र में भी तनाव फैल गया, जहां बीजेपी ने यह कहकर दावा है पलटवार किया कि उनके कार्यकर्ता पर पहले टीएमसी वालों ने हमला किया था। इसके बाद टीएमसी के दफ्तर में तोड़फोड़ होती है, आग लगा दी जाती है। कुछ लड़का लोग के लेके, कोई बाहर का गुंडा लोग के लेके, पिस्तौल होके लेके मेरा घर पर अटैक कर दिया। तो उसके बाद मेरा भाई फोन किया, उसके बाद हम आने में लेट कर गए तो देखे कि वो लोग पिस्तौल होकी, विनोद ननिया, उसका भाई प्रमोद ननिया, उसका पूरा और लड़का लोग बाहर का भी था, पूरा सामान उमान लेके मेरा घर पर आ गया था। तो जिस तरह हम आए तो वहाँ पर देखे कि वो लोग दौड़ दौड़ के भागा। नहीं, हम लोग देखे बीजेपी समर्थक है, यही बोल के हमेशा आज 15 साल से ऐसे ही अत्याचार कर रहा है।
इस वक्त आसनसोल में ऐसी घटनाओं के बाद सबसे ज्यादा तनाव है। केंद्रीय बल को हर तनाव वाली जगह पर तुरंत भेजा जा रहा है। 200 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी अकेले आसनसोल में की गई। जिस आसनसोल में एक दुर्गा मंदिर को वर्षों बाद बीजेपी के सत्ता में आने के बाद खोला गया, वहां पर कोई तनाव न फैले, इसलिए सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आइए हिंसा से जुड़ा पश्चिम बंगाल का इतिहास हम आपको याद कराते हैं। 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान 15 मौत बंगाल में हुई थी। 2021 के असेंबली इलेक्शन के दौरान भी 17 लोगों की जान गई थी। 2023 पंचायत चुनाव में सबसे अधिक हिंसा देखी गई, जब 45 लोग पश्चिम बंगाल में मारे गए। 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान भी 10 लोग पॉलिटिकल दुश्मनी में बंगाल में मारे गए और अब की बार वोटिंग के दौरान कहीं किसी की जान जाने की खबर नहीं आई। पर अब जब चुनाव बाद हिंसा में 3 लोगों की मौत की खबर आई। टीएमसी कहती है कि उसके 2 कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई। बीजेपी दावा करती है कि उसके एक कार्यकर्ता को मार डाला गया। हालांकि टीएमसी के आरोप पर बीजेपी का दावा यह है कि तृणमूल कांग्रेस के भीतर आपसी रंजिश में हिंसा और हत्याएं हो रही हैं। बीजेपी का इनसे कोई लेना देना नहीं है। मंगलवार रात का वक्त कोलकाता में उस वक्त अचानक तनाव फैल जाता है जब वीडियो सामने आता है। वीडियो कुछ दुकानों पर बुलडोजर चलाए जाने का। वीडियो बुलडोजर चलाकर दावा है जानबूझकर हॉग मार्केट इलाके के पास टीएमसी के एक दफ्तर को निशाना बनाने का। वीडियो बुलडोजर से टीएमसी के दफ्तर के हिस्से को गिराने और गिराकर जश्न मनाने का। आरोप है कि टीएमसी का न्यू मार्केट यूनियन दफ्तर ही निशाना बना। इस घटना में दफ्तर को पूरी तरह ढहा दिया जाता है। इलाके में हुई तोड़फोड़, अफरा तफरी की तस्वीरें फैल जाती हैं। स्थानीय दुकानदारों की चिंता बढ़ जाती है। बीजेपी के लोग हमारा पार्टी ऑफिस तोड़ रहे हैं। तृणमूल के लोगों को घर पर भी हमला करते हैं, लेकिन ये सब हो रहा है। पुलिस कुछ नहीं कर रहा है। पुलिस को हम चाहते हैं कि वो कानून के अनुसार कदम उठाए। कोलकाता के सबसे व्यस्त कारोबारी केंद्र में से एक यह हॉग मार्केट इलाका है, जहां बुलडोजर आते ही लोग दुकानों के शटर गिराकर बंद कर देते हैं। पुलिसकर्मी फिर आते हैं, हालात को काबू में करते हैं। तनाव को रोकने के लिए आसपास गश्त बढ़ा दी जाती है। पहले जो जेसीबी का मतलब जो घटना हुई है उसको पहले कंटेन करेंगे। पुलिस का फॉलोअप एक्शन होगा। जो लोग पुलिस अफसर वहाँ थे और जिन्होंने एक्ट नहीं किया है, रिपोर्ट जनरेट होगा। जो कार्रवाई होती है की जाएगी, बिल्कुल की जाएगी। इंस्ट्रक्शंस हैव बीन इशूड एंड दे हैव टू कंप्लाई विद दैट। टीएमसी लगातार ये आरोप लगाने में जुटी है कि सब कुछ तोड़फोड़ हंगामा बीजेपी की निगरानी में कराया जा रहा है। बीजेपी कहती है हिंसा खुद कराने का इतिहास रखने वाले आरोप न लगाएं। अगर हमारा जगह तृणमूल कांग्रेस होता आज, तो आज बीजेपी का 200 कार्यकर्ता इतना समय में तो मार दिया जाता। कम से कम हजारों महिला का साथ सामूहिक बलात्कार हो जाता 2021 को। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तृणमूल का ये संस्कृति और सार्वजनिक रूप से पश्चिम बंगाल का जो पोस्ट पोल वायलेंस का कल्चर है उससे निकल कर आना चाहते हैं और हम निकल कर आएंगे। बीजेपी जीती है, लेकिन अभी सरकार बीजेपी की नहीं। अभी चुनाव आयोग के हाथ में सारी कानून व्यवस्था है। तो क्या इस वजह से बीजेपी खुद पर सवाल उठने से बच जा रही है? जहां मुर्शिदाबाद के जियागंज में मंगलवार रात को दशकों पुरानी लेनिन की प्रतिमा को तोड़-फोड़ कर गिरा दिया गया। सवाल उठा कि लेफ्ट से टीएमसी, टीएमसी से बीजेपी और बीजेपी से अब बंगाल में क्या एक दूसरे के विचारधारा को सत्ता अपने हाथ में आने पर खत्म कर देने वाली राजनीति का नया रूप दिखाया जा रहा है? वहां जाकर पहले काम किया मुर्शिदाबाद में, लेनिन का स्टैच्यू को भी तोड़ दिया। वो सब पहले टीएमसी, अभी सब बीजेपी बन गए। तो बीजेपी और टीएमसी के बीच में जो जनवाद का एक फुटबॉल बना रहा है, आज वो वायलेंस है जो टीएमसी ने लेफ्ट के खिलाफ किया। लेफ्ट के हर दफ्तर को टीएमसी तोड़ा। हमारे हजारों कार्यकर्ता मतलब घरों से बेदखल हो गए टीएमसी की गुंडागर्दी के कारण। आज बीजेपी वही हथियार इस्तेमाल करके टीएमसी को कर रही है। और तब याद करिए प्रधानमंत्री ने 4 मई को नतीजे आने के बाद क्या कहा था। बंगाल में बीते दशकों में
राजनीतिक हिंसा की वजह से न जाने कितनी जिंदगियां बर्बाद हो चुकी है। मेरा स्पष्ट मानना है कि आज से बंगाल की इस चुनावी जो आदतें फैली हुई हैं, उसमें बदलाव आना चाहिए। आज जब भाजपा जीती है, तो बदला नहीं, बदलाव की बात होनी चाहिए। तो क्या बंगाल में बदलाव के लिए इंतजार अभी करना होगा? क्योंकि फिलहाल तो बदले की आग और तोड़फोड़ बंगाल में चल रही है। इस बीच पश्चिम बंगाल से ही बड़ी खबर आई है। दक्षिण 24 परगना के कैनिंग में एक बार फिर से तनाव हो गया है। यह घटना कैनिंग पश्चिम विधानसभा की आरोप टीएमसी की पूर्व महिला नेता रहीमा लश्कर उर्फ बेबी पर लगा, जिसके बारे में कहा गया कि इसने बंगाल में टीएमसी की विदाई के बाद तुरंत रातों रात पार्टी बदल ली, टीएमसी से खुद बीजेपी में शामिल हो गई और फिर ये बीजेपी का झंडा थामकर अपने लोगों के साथ स्थानीय ग्राम पंचायत पर कब्जा करने में शामिल हो गई। इससे जुड़े कई हथियार इस इलाके में बरामद हुए, 20 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। इसी को लेकर बीजेपी के बड़े नेता चिंता भी व्यक्त कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कोई भी आकर खुद को बीजेपी नेता नहीं कह सकता। असल में पश्चिम बंगाल में इसका इतिहास रहा है, सारा खेल कब्जे का है। पहले लेफ्ट हारा तो लेफ्ट के गुंडे एलिमेंट टीएमसी में आ गए, अब टीएमसी हारी तो ये नेता बीजेपी का झंडा उठाकर अपनी राजनीतिक दुकान चलाना चाहते हैं। बीजेपी को इन लोगों ने ज्वाइन कर लिया है और इन्हीं को रोकने की बड़ी जिम्मेदारी बीजेपी नेतृत्व को अब उठानी होगी। बंगाल की बदला लेती राजनीति से तो आप खबरदार हो गए, लेकिन अब बदले हुए बंगाल की खबर से आइए हम आपको खबरदार करते हैं। जब बीजेपी चुनाव प्रचार में टीएमसी की कब्जावादी राजनीति का आरोप लगाती थी तो विपक्ष का हर दल इसे राजनीतिक जुमला कहा करता था। जब बीजेपी उन्हीं भ्रष्टाचार कब्जा करने वाली टीएमसी की सोच के मुद्दे पर वोट पाकर जीती तो विपक्षी दल इसे वोट चोरी राजनीतिक साजिश बताने लगे। तो आज ऐसी हर सोच वालों को हमारी ये रिपोर्ट देखनी जरूरी है और वो भी पूरी अंत तक, तब जाकर आप ये समझेंगे कि बंगाल में बदलाव क्यों आया है। बदलाव वाले बंगाल की तस्वीर नंबर 1। टोल प्लाजा टीएमसी के कब्जे से आजाद करा के वापस बीजेपी के लोगों ने फ्री करा दिया। बदलाव वाले बंगाल की तस्वीर नंबर 2। नादिया में कांग्रेस के नेता बीजेपी की जीत से बहुत उत्साहित हैं। पूछिए क्यों? क्योंकि टीएमसी की हार ने कांग्रेस के लोगों को वापस उनका दफ्तर दिलवा दिया है, जहां टीएमसी ने वर्षों से कब्जा करके रखा था। बदलाव वाले बंगाल की तस्वीर नंबर 3। आसनसोल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं में इतनी हिम्मत अब 15 साल बाद जागी कि वो टीएमसी के हाथों कब्जा हुए दफ्तर को छुड़वाने के लिए उतरे हैं। बदलाव वाले बंगाल की तस्वीर नंबर 4। बैरकपुर में बीजेपी वालों ने ही कांग्रेस के नेताओं को सौगात दी है। सौगात टीएमसी के कब्जे से कांग्रेस का दफ्तर खाली करा के, जिसके बाद कांग्रेस के नेता बीजेपी के नेताओं को मिठाई खिला रहे हैं। बदलाव वाले बंगाल की तस्वीर नंबर 5। बीजेपी के नेता कुल्टी में जाकर फॉरवर्ड ब्लॉक वालों को उनका ऑफिस दिलवाए हैं, वो ऑफिस जहां टीएमसी के लोग कब्जा करके बैठे हुए थे। अब एक एक करके आज ये तस्वीरें देखिए, इससे आप समझेंगे कि जिस बंगाल में चुनावी हिंसा वाला बदला चल रहा है, वहां दूसरी तरफ कैसे बदलाव की तस्वीर भी नजर आ रही है। ये नादिया जिले का वीडियो है। यहाँ 15 साल बाद टीएमसी का नाम उस दफ्तर से मिटाया गया जो दफ्तर कभी कांग्रेस का था। टीएमसी की विदाई पर खुशी जताते ये लोग बीजेपी के नहीं बल्कि कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। ये खबर नादिया जिले के करीमपुर ब्लॉक नंबर 2 में नाटी डांगा ग्राम पंचायत की है। अब की बार नादिया में जब 17 में से 14 सीट बीजेपी ने जीती और टीएमसी केवल 3 सीट पर सिमट कर रह गई, टीएमसी की सरकार गिर गई, तब जाकर कांग्रेस के कार्यकर्ता इतनी हिम्मत कर पाए कि वो अपने दफ्तर को टीएमसी के लोगों के कब्जे से छुड़वा पाए।
আমাদের পার্টি অফিস যেটা দখল পড়ে গেছিল সেটা আমরা দখল মুক্ত করতে এসেছি আজকে। আজকে এখানে আমাদের পার্টি অফিস দখল মুক্ত হতে যাচ্ছে। এতদিন যে পার্টি অফিস আমাদের নিজেদের পার্টি অফিস, এইটাকে তৃণমূলেরা জোর জবরদস্তি দখল করেছে। बदलाव के बंगाल की ऐसी ही तस्वीर आसनसोल से आई, जहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ता उस दफ्तर को आजाद कराने पहुंचे जिस पर टीएमसी के लोगों ने कब्जा किया था। टीएमसी कांग्रेस से अलग होकर बनी थी। जहां टीएमसी की सरकार आने के बाद टीएमसी मजबूत हुई, उसने धीरे धीरे कहते हैं कि कांग्रेस के दफ्तरों तक पर कब्जा कर लिया। और अब जब टीएमसी की सरकार नहीं बची, सत्ता से विदा हो गई, तब कांग्रेस के कार्यकर्ता पश्चिम बंगाल के कई अलग अलग इलाकों में इतनी हिम्मत किसी तरह जुटा पा रहे हैं कि वो अपना दफ्तर उनसे वापस ले लें। हालांकि यहाँ सुरक्षा बल ने आकर तनाव फैलने से रोका और दफ्तर वापस लेने की जोर आजमाइश करते कांग्रेस के लोगों को हिरासत में ले लिया। ऐसी ही तस्वीर बदलाव की बंगाल में उत्तर 24 परगना में दिखती है, जहां बैरकपुर में इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस का दफ्तर खुलवाने खुद बीजेपी के लोग पहुंचे हैं। ये खबर आपको और कहीं नहीं बताई गई होगी, क्योंकि टीएमसी के कब्जे से दफ्तर आजाद करा के अब कांग्रेस के कार्यकर्ता पा रहे हैं, तो इसके लिए सिर्फ बीजेपी के नेताओं को वो शुक्रिया करते हैं। इस दफ्तर पर 2021 में टीएमसी के कुछ दबंग कार्यकर्ताओं ने कब्जा कर लिया था। আমরা খুবই আনন্দিত, কেন আমাদের মনে একটা দুঃখ ছিল 2021-এ তৃণমূল কংগ্রেস বিদায়ী প্রার্থী এমএলএ রাজ চক্রবর্তী মহাশয় যে পোস্টপোল ভায়োলেন্স করেছিল, সেই 2021-এ আমাদের এই পার্টি অফিস কেড়ে নেয় 20 নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর কিছু ক্রিমিনাল নিয়ে। जो लोग आरोप लगाते हैं कि वोट चोरी से बीजेपी जीती है, आरोप लगाते हैं कि चुनाव आयोग से मिलकर बंगाल में जीत हासिल की गई, वो ये तस्वीर भी देखें जहां कुल्टी विधानसभा में बीजेपी विधायक ने फॉरवर्ड ब्लॉक का वो दफ्तर टीएमसी के कब्जे से आजाद करा के उनके कार्यकर्ताओं को सौंप दिया। यहाँ पर तो ऑफिस इनको हैंडओवर किया। कल कुछ गुंडे मद अवस्था में बीजेपी का फ्लैग लेकर ऐसा काम किए थे, तो जब मुझे खबर मिली तो सारे लोगों को मैंने पकड़ के बुलाया, चाबी दी और आज मैंने हैंडओवर कर दिया फॉरवर्ड ब्लॉक। हम लोग, हमारे प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री ने कहा है भय मुक्त बंगला, तो भय मुक्त बंगला हम लोग करने के लिए निकले हैं, भय का संतरास करने के लिए नहीं निकले। सोचिए, जो टीएमसी के लोग कांग्रेस का दफ्तर तक दबाकर कब्जा करके बैठ जाते थे, वहां अब सत्ता आने पर या तो खुद कांग्रेस वाले किसी तरह साहस कर पा रहे हैं और अपना दफ्तर छुड़वा रहे हैं, या फिर बीजेपी के लोगों को अपने साथ ले जाकर वो अपना ऑफिस पा रहे हैं। तो क्या ऐसे ही कब्जों से परेशान आम लोगों ने चुनाव में टीएमसी को हराया है और बीजेपी को जितवाया है? और इसके बाद भी जब जनादेश पर ममता बनर्जी के साथ दूसरे विपक्षी दल सवाल उठाते हैं, तो दो बयान सुनकर आज उस राजनीति से खबरदार हो जाइए जो एक तरफ वोट चोरी की बात करती है और दूसरी तरफ लेफ्ट और टीएमसी से जुड़े नेता भी खुद ममता राज पर सवाल उठाते हैं। निश्चित रूप पर टीएमसी की गुंडागर्दी, माफिया राज और भ्रष्टाचार के खिलाफ एक जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी था, एक बोझ बन गया था टीएमसी निश्चित रूप पर। तो इस परिणाम में वो एक बड़ा फैक्टर है। पश्चिम बंगाल में 28 साल बाद एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसे देखकर आप समझ पाएंगे कि कार्यकर्ता की शक्ति क्या होती है, उस शक्ति को पहचानने का सामर्थ्य क्या होता है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत क्यों बहुत बड़ी है और बंगाल में महिलाओं के साथ अन्याय का इतिहास कितना पुराना है। सीधे आप तस्वीरें देखिए। 72 वर्ष की अंगूर बाला साऊ की अब जाकर सौगंध पूरी हुई। सौगंध जो उन्होंने 28 वर्ष पहले ली थी। सौगंध इस बात की कि जब तक बीजेपी की सरकार बंगाल में नहीं बनेगी तब तक वो नंगे पैर रहेंगी, न चप्पल पहनेंगी न जूते। आपको लग सकता है कि ये तो अपनी पार्टी के लिए एक कार्यकर्ता का प्रेम हो सकता है, लेकिन नहीं। खबर यह है कि अंगूर बाला साऊ ने 28 साल पहले बीजेपी से पंचायत चुनाव लड़ना चाहा, तब लेफ्ट से जुड़े गुंडे कार्यकर्ताओं ने उन्हें चुनाव लड़ने से रोक दिया, मारा पीटा, निर्वस्त कर दिया। तब 44 वर्ष की अंगूर बाला जी ने यह तय कर लिया कि अब वो बीजेपी के जीतने पर ही चप्पल या जूते पहनेंगी। वो 28 वर्षों से नंगे पैर बीजेपी के लिए प्रचार करती रहीं और इस बार भी नंगे पैर वो प्रचार में जुटी रहीं। अब बीजेपी की सरकार बन गई तो बीजेपी नेता उनकी सौगंध पूरी होने के बाद जूते चप्पल पहनाने
उनके घर पहुंचे और अंगूर बालाजी ने जूते चप्पल पहने भी। আমি ওই পঞ্চায়েত সমিতি বিজেপিতে দাঁড়িয়েছিলাম বলে আমাকে মেরে আমার জুতো ছাড়িয়ে নিয়েছে আর মেরে কাপড় উড়িয়ে দিয়েছে, একবার গায়ে কাপড় চুড়ি ছিল না। সেইখানে আমি প্রতিজ্ঞা করেছিলাম যেদিন আমার এই দল ক্ষমতা আসবে সেদিন জুতো পায়ে দেবো, এই পায়ে আমি ঘুরি। তো এই এত বছর, প্রায় 40 বছর? হ্যাঁ, 40 বছর আমি জুতো পায়ে দিই। আচ্ছা, জুতো পায়ে না দিয়ে দল করেছেন? হ্যাঁ। बंगाल में हिंसा पर राजनीति हो रही है तो पंजाब में धमाकों पर। बंगाल में चुनाव हो चुके हैं तो पंजाब में अगले वर्ष चुनाव होने हैं। जालंधर अमृतसर में धमाकों को मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बीजेपी की तैयारी बताया तो बीजेपी ने उन पर जुबानी हमला कर दिया। वहीं पंजाब के डीजीपी ने यह कहकर अपने ही मुख्यमंत्री के आरोप को ठंडा कर दिया कि इसके पीछे तो आईएसआई का हाथ है। अरे हिंदुस्तान में ब्लास्ट होते रहते हैं, कौन सी नई बात है। फारूक अब्दुल्ला ने यह अजीबोगरीब बयान पंजाब में डबल धमाके से जुड़े सवाल पर दिया, लेकिन इससे बड़ा सियासी संग्राम पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के एक बयान से शुरू हो गया, जिसमें उन्होंने पंजाब में हुए दो धमाकों के पीछे बीजेपी का हाथ बता दिया। बीजेपी फिरकू पार्टी है, बीजेपी का ये स्टाइल है काम करने का। जिस स्टेट में इलेक्शन लड़नी है पहले वहां पे दंगे करवा दो, छोटे मोटे धमाके करवा दो, कुछ आपस में लड़ाई करवा दो, धर्म और जाति के नाम पे बांट दो लोगों को। ये बीजेपी की पंजाब की तैयारी है। इसका मतलब ये है बीजेपी पर भगवंत मान ने यह आरोप जालंधर और अमृतसर में हुए धमाकों के बाद लगाया। मंगलवार रात पहला ब्लास्ट जालंधर में बीएसएफ हेडक्वार्टर के बाहर होता है। इस ब्लास्ट का वीडियो भी सामने आया, जिसमें एक शख्स स्कूटी के पास खड़ा होकर मोबाइल देख रहा है। सड़क पर गाड़ियां दौड़ रही हैं, तभी सीसीटीवी कैमरे में धमाका कैद होता है। बीएसएफ मुख्यालय के बाहर हुए इस धमाके ने सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े कर दिए, जिसमें आईईडी के इस्तेमाल किए जाने की बात कही जा रही है। गनीमत ये रही कि किसी को चोट नहीं लगी, लेकिन ब्लास्ट की जांच होने से पहले ही इस पर राजनीति होनी शुरू हो जाती है। पंजाब ने बहुत काले दिन देख लिए हैं, अब पंजाबी ऐसा बर्दाश्त नहीं करेंगे। पंजाबी शांतिपूर्ण प्रिय लोग हैं। पंजाब में सियासत ऐसे वक्त में की जा रही है जब जालंधर की तरह अमृतसर को भी दहलाने की कोशिश हुई। यहाँ आर्मी कैंप के भीतर भी ग्रेनेड अटैक की कोशिश की गई, लेकिन वो दीवार पर टकराकर फट गया। यहाँ भी आईईडी इस्तेमाल होने का शक है। जांच एजेंसियों को लगता है कि जालंधर में टाइमर और रिमोट का इस्तेमाल किया गया होगा। बंगाल की चोन जी खत्म होगी। श्री आनंदपुर साहिब से शुक्राना यात्रा के दौरान पंजाब के मुख्यमंत्री ने भले ही इन धमाकों को बीजेपी की तरफ से चुनावी तैयारी कह दिया हो, तो बीजेपी भी हमलावर हो जाती है। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਬਿਆਨ ਆਏ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਰ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਯੂ ਆਰ ਨਾਟ ਫਿਟ, ਯੂ ਆਰ ਨਾਟ ਕੈਪੇਬਲ, ਯੂ ਆਰ ਵਰਕਿੰਗ ਅੰਡਰ प्रेशर, यू आर ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਬੁਖਲਾਹਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। पंजाब के मुख्यमंत्री द्वारा बहुत ही बचकाना स्टेटमेंट उसके ऊपर देनी आम आदमी पार्टी की ये मानसिकता रही है। हमेशा पाकिस्तान का साथ देना, वो वोटों की तुष्टिकरण के लिए हमेशा से पाकिस्तान का के हक में बोलती है आम आदमी पार्टी। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਹਿੰਮਤ ਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿਆਂ ਤੇਰੇ ਚ ਤਾਂ ਤੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲੈ ਵੀ ਇਹ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਰਾਏ ਆ। ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਤਾਂ ਸ਼ਰਮ ਕਰ। पंजाब के डीजीपी। एक बहुत बड़ी खबर तमिलनाडु से इस समय आ रही है। एआईएडीएमके और डीएमके में बातचीत हुई है। दो धुर विरोधी पार्टियां आपस में बातचीत कर रही हैं। तो क्या जो विजय को विधायक कम पड़ रहे थे उसका ये परिणाम है और कांग्रेस का डीएमके से अलग होने का ये परिणाम है कि तमिलनाडु में अब ये दो पार्टियां आपस में बातचीत कर रही हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है कि तमिलनाडु में एक नया ही गठबंधन आपको और हमें देखने को मिले? इस तरह की खबर तमिलनाडु से आ रही है, क्योंकि 118 विधायकों के समर्थन की चिट्ठी राज्यपाल को सौंपनी है, जो कि अभी 112 है और थोड़ा सा समय थलपति विजय ने मांगा है अपने समर्थन की चिट्ठी के लिए।
2 दिन का और समय मांगा, लेकिन उससे पहले ये बड़ी खबर इस समय आ गई है और ये काफ़ी बड़ी खबर है। ये AIADMK और DMK के बीच बातचीत की खबर है। तो क्या इस तरह से हो सकता है कि AIADMK 47 और DMK 59 दोनों आपस में मिल जाएं? और प्रमोद हमारे संवाददाता इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रमोद, ये किस तरह की खबर है? 2 धुर विरोधी यहां पर कैसे जुड़ रहे हैं? क्या तमिलनाडु में कुछ ये संभव लग रहा है कि AIADMK और DMK साथ आ जाएं? प्रमोद जी, ये एक बहुत ही हिस्टोरिक इवेंट जो हो रहा है अभी। हमने ADMK और DMK का सोर्सेज विद इन में लगभग बहुत टॉक्स और इन्फॉर्मेशन लेने के बाद ही हम ये दे रहे हैं। अभी भी हम क्वेश्चन मार्क से दे रहे हैं क्योंकि DMK और AIADMK एब्सोल्यूट राइवल्स हैं और अभी ऐसा कुछ होने का तो बहुत पूरा एक शॉकर है तमिलनाडु के लिए। पर उनके पास नंबर्स है। वो बोल रहे हैं कि DMK के पास 69 है और ADMK के पास 53 है और उस नंबर के वास्ते उनको जाने के लिए वो अभी अटेम्प्ट कर रहे हैं। ये तो बहुत ही बड़ा डिसीजन है, पर वो बोल रहे हैं कि अभी प्रमोद ये बताइए, प्रमोद पूरा स्टेट को एक शॉक। प्रमोद ये बताइए, विजय को तो कम पड़ गए। गवर्नर ने कहा कि आप 118 के लेटर लेकर आइए और उन्होंने समय मांगा। तो क्या ऐसे में ये एक अपॉर्चुनिटी दोनों देख रहे हैं, AIADMK और DMK, और ये पॉसिबल हो सकता है? जी, अभी पॉलिटिक्स में कुछ भी पॉसिबल है और आज इस चुनाव पे आप देखेंगे तो विजय एक नंबर 1 मेजोरिटी आने का भी बहुत शॉकर है। अभी ये इसके ऊपर ये बड़ा शॉकर ये कि DMK और ADMK का टॉक्स होने वाला और वो भी ADMK ने ये टॉक्स को इनिशिएट कर अभी DMK का रिस्पॉन्स के लिए वो वेट कर रहे हैं, ऐसा हमको इंफॉर्मेशन मिला है। और वो इंफॉर्मेशन अभी भी हम क्वेश्चन मार्क के साथ ही दे रहे हैं क्योंकि कल भी ये DMK और ADMK बहुत मना कर सकते हैं इसको, पर अभी तो इसका टॉक्स का इंफॉर्मेशन हमको मिला है। बहुत धन्यवाद प्रमोद, हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे हैं। तमिलनाडु से बहुत बड़ी खबर आ गई है। थलपति विजय ने अपना समर्थन पत्र तो सौंपा था, लेकिन राज्यपाल ने कहा कि आप 118 विधायकों का समर्थन लाइए, और इस बीच उससे बड़ी खबर आ गई। तमिलनाडु में क्या 2 धुर विरोधी मिल रहे हैं? बात थलपति विजय की, जिन्हें समर्थन की चिट्ठी देकर कांग्रेस ने DMK को नाराज कर दिया। इंडिया गठबंधन को लेकर सवाल खड़े कर दिए, क्योंकि कांग्रेस ने विजय को जो समर्थन पत्र दिया है उसमें साफ साफ लिखा है कि वो भविष्य के सभी चुनाव उनके साथ लड़ेगी। मतलब DMK का बुरा वक्त क्या शुरू हो चुका है, कांग्रेस ने ये पहचानना बंद कर दिया। जबकि चुनाव प्रचार और उससे पहले राहुल गांधी और MK स्टालिन एक दूसरे के लिए भाई शब्द का इस्तेमाल किया करते थे, लेकिन कांग्रेस के समर्थन से भी विजय की गाड़ी बहुमत तक नहीं पहुंचती दिखती। तो फिर कैसे बनेगी विजय की सरकार? और इस बीच एक खबर बड़ी तमिलनाडु से ये आ गई है कि AIADMK और DMK में चल रही है बातचीत। तो क्या विजय को भी लग सकता है बड़ा झटका? थलपति विजय का 2 साल पुराना एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में विजय की गाड़ी का नंबर सबको हैरान कर रहा है। इसे देखकर लोग कह रहे हैं कि विजय ने पहले ही CM बनने की तैयारी कर ली थी। विजय के पिता भी बता चुके हैं कि उनके बेटे को मुख्यमंत्री बनने का पूरा भरोसा था, लेकिन इतनी बड़ी जीत के बावजूद तमिलनाडु में विजय के नेतृत्व में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह टल सकता है। टीवी के चीफ विजय ने लोक भवन में राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा तो पेश किया, लेकिन सूत्रों के अनुसार राज्यपाल को 118 विधायकों की समर्थन सूची नहीं मिली है। विजय ने कांग्रेस का समर्थन पत्र भी नहीं दिया। उन्होंने दावा है कि मौखिक रूप से कहा कि उनके पास बहुमत है। इसके बाद दावा है कि विजय ने समर्थन के लिए समय मांगा है। जीत के बाद विजय सरकार बनाने के लिए इतने ज्यादा उत्साहित हैं कि उन्होंने बिना समर्थन जुटाए ही शपथ की तैयारियां तक शुरू कर दी। लेकिन 118 विधायकों का समर्थन वो कहां से लाएंगे, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। 234 सदस्यों की विधानसभा में TVK की 108 सीटें हैं, लेकिन विजय 2 सीटों पर जीते हैं, इसलिए एक सीट छोड़ने पर ये 107 रह जाएगी। कुल सीटें 233 होने पर भी बहुमत 118 ही रहेगा, इसलिए TVK को 11 और विधायकों का साथ चाहिए। फिलहाल कांग्रेस के 5 विधायकों का समर्थन मिल सकता है, जिन्हें मिला भी लें तो विजय के पास 113 विधायकों का ही समर्थन होगा। विजय से
वो 118 उस नंबर का एमएलए का डिटेल्स पूछाता है। तो भी अभी 108 के साथ कांग्रेस ने 5 एमएलए का सपोर्ट दे दिया, पर उनको वीसीके और लेफ्ट पार्टीज का भी चाहिए, वो जो 6 नंबर्स आता है। पर अभी तक जब मैंने लेफ्ट पार्टी से बात किया था, वो सीपीआई और सीपीएम के साथ, वो बोल रहे थे अभी तक वो उनको क्लैरिटी नहीं है। पहले उनको एक स्टेट कमेटी मीटिंग लगना होगा, वो भी परसों ही कर रहे हैं, 8 मई को कर रहे हैं। तो कल वीसीके का एक मीटिंग है, उसके बाद अभी वो टीवीके का आदव अर्जुना और कांग्रेस जाकर अगर वो लेफ्ट को परसुएट कर सकते हैं तो उनका वो नंबर मिल जाएगा। तो कल यहाँ पे विजय का ये सेरेमनी होने का पॉसिबिलिटीज थोड़ा सा कम है। विजय अपनी लग्जरी गाड़ियों के लिए जाने जाते हैं। सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए वो BMW i7 से पहुंचे, जो 2 करोड़ रुपए की कार है और सिर्फ 4.7 सेकंड में 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ लेती। टीवी के चीफ विजय तमिलनाडु के राज्यपाल से मिलने पहुंचे तो इस बीच उनकी कार ने ध्यान खींचा, लेकिन सरकार कैसे बनेगी, अब ये उससे बड़ी चर्चा का विषय बन गया है। विजय की सरकार 2 तरह से बन सकती है, जिसमें पहला रास्ता ये कि उन्हें कांग्रेस के 5, सीपीआई सीपीआईएम के 2, वीसीके के 2 विधायकों का साथ मिल जाए। इससे उनका आंकड़ा 119 हो जाएगा, जो बहुमत से 1 ज्यादा है। लेकिन इस स्थिति में सरकार बहुत कमजोर हालत में होगी। बड़ी बात यह कि सीपीआई सीपीआईएम ने विजय को समर्थन देने से इनकार कर दिया है और वीसीके ने अभी समर्थन देने पर फैसला नहीं लिया। Thiru Vijay has spoken about drawing inspiration from Perum Thalaivar Kamaraj also. Accordingly, the Congress leadership has directed the TNCC to take a final decision on Thiru Vijay's request, keeping in view the sentiments of the state reflected in the electoral verdict. लेकिन थलपति विजय जानते हैं कि सरकार बनाने के लिए सिर्फ कांग्रेस के समर्थन से काम नहीं चलेगा, इसलिए एआईएडीएमके के विधायकों के साथ आने की चर्चा है। टीवी के और एआईएडीएमके साथ आ जाएं, इससे उनकी सरकार ज्यादा स्थायी होगी और 155 विधायकों का समर्थन मिल जाएगा, जो सरकार को ज्यादा मजबूती देगा। लेकिन एआईएडीएमके में विजय को समर्थन देने को लेकर मतभेद है। पार्टी के महासचिव पलानीस्वामी टीवीके की सरकार में शामिल होने को लेकर इच्छा नहीं रखते हैं। पार्टी के दूसरे बड़े नेताओं की भी यही राय है, पर पार्टी के कई विधायक विजय और टीवीके की सरकार में शामिल होना चाहते हैं। इसीलिए विजय को लेकर एआईएडीएमके में मतभेद की खबरें हैं। एआईएडीएमके को लेकर यह भी खबर है कि उसके 20 विधायक टूट सकते हैं। हालांकि ये इतना भी आसान नहीं। फिर भी विजय के शपथ ग्रहण की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं, जबकि कौन कौन सी पार्टी उन्हें समर्थन देगी ये साफ नहीं हुआ है। कांग्रेस के टीवीके को समर्थन देने और धर्मनिरपेक्ष सरकार बनाने की वकालत करने पर डीएमके ने कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। डीएमके खुलकर इसे कांग्रेस का विश्वासघात बता रही है और इस तरह विजय की जीत से तमिलनाडु की राजनीति बदल गई, क्योंकि डीएमके और कांग्रेस के बीच पहली बार बड़ा चुनावी समझौता वर्ष 1971 के लोकसभा और विधानसभा चुनावों के दौरान हुआ था। इस दौरान इंदिरा गांधी ने तमिलनाडु की सभी विधानसभा सीटें डीएमके के लिए छोड़ दी थी और इसके बाद यूपीए की सरकार में दोनों वर्षों साथ रहे। वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव एक साथ दोनों ने लड़े, लेकिन विजय की जीत ने सब कुछ बदल कर रख दिया है। विजय की जीत ने तमिलनाडु ही नहीं, इंडिया गठबंधन की सियासत को भी पूरी तरह पलट दिया है, क्योंकि जो राहुल गांधी डीएमके चीफ को भाई कहकर बुलाते नहीं थकते थे। I'd like to conclude by wishing Brother Stalin a very happy birthday tomorrow, and I've noticed he's trimmed down a lot. He should eat properly the cake tomorrow. जिस डीएमके को कुछ हफ्ते पहले तक राहुल गांधी अपना साथी बताते थे, We partnered with our brother M.K. Stalin ji. जिस डीएमके के साथ मिलकर राहुल गांधी तमिलनाडु में सरकार बनाने का दावा करते नहीं थकते थे। The DMK Congress alliance is going to sweep the election in Tamil Nadu. उसी चुनावी साथी से कांग्रेस ने क्या सत्ता के लिए किनारा कर लिया, जिसे डीएमके के नेता विश्वासघात बता रहे हैं। If the Congress does, it is a big stabbing what they have done to DMK, because we have stood by them in all the odd hours. डीएमके को तमिलनाडु में जिस तरह से कांग्रेस ने किनारा किया, उसने इंडिया गठबंधन को लेकर भी सवाल खड़े कर दिए, क्योंकि टीवीके को समर्थन देकर भले ही तमिलनाडु में कांग्रेस सरकार बना ले, लेकिन क्या इसके बाद डीएमके इंडिया गठबंधन में बना रहेगा?
सवाल ये बड़ा है। Our chief minister, our leader M.K. Stalin was the first person to name Rahul Gandhi as the Prime Minister candidate of India. टीएमके का गुस्सा जायज है क्योंकि स्टालिन ही इंडिया गठबंधन में उनके सबसे करीबी साथी थे। I have come here to convey my wishes to my dear brother Rahul Gandhi. I stand here with the immense pride of starting of the Bharat Jodo Yatra from Kanyakumari. Your journey has reached Mumbai today. This will reach Delhi soon. 2024 में न तो राहुल प्रधानमंत्री बने और 2 साल बाद स्टालिन की भी कुर्सी चली गई, लेकिन दोनों पार्टियों ने चुनाव साथ लड़ा। डीएमके को लगता है कि उसके दम पर कांग्रेस के विधायक जीते, इसीलिए वो विजय का साथ कैसे दे सकते हैं। Congress is doing it in every state, and ultimately Congress is losing in every state. In fact, they are wiped off in Delhi. टीवीके को समर्थन देने से इंडिया गठबंधन में बढ़ते टकराव के गंभीर नतीजे हो सकते हैं, क्योंकि डीएमके भले ही सत्ता से बाहर चली गई हो, लेकिन उसके पास 22 लोकसभा और 8 राज्यसभा सांसदों की ताकत है। 30 सांसदों वाली डीएमके अपने हित साधने के लिए केंद्र में क्या करेगी, नजर अब इस पर रहेगी। लेकिन कांग्रेस को लगता है कि डीएमके इंडिया गठबंधन में ही रहेगी, क्योंकि लेफ्ट के साथ भी कांग्रेस का ऐसा रिश्ता रहा है। The India bloc is actually an interesting bloc. We compete against the communist parties in Kerala. We have an alliance with them in Tamil Nadu, but we still are part of the India. They are part of the India bloc. I'm sure we can find some broad consensus in that as well. So this is not an unusual situation. I mean, if we can work with the communists where we compete with them in one. कांग्रेस ने जिस अंदाज में डीएमके से रिश्ता तोड़ा है, जिस तरह पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस अलग अलग लड़े, उसके बाद उमर अब्दुल्ला जैसे नेता पूछ रहे हैं कि ये तय करना होगा कि गठबंधन क्या है। The Congress and the TMC fought this election against each other. So, what India bloc then? So that's why I said we need to. I mean, कांग्रेस और टीएमसी एक तरफ अलग अलग चुनाव लड़कर एक दूसरे को कमजोर करते दिखते हैं, वहीं नतीजे विपरीत आने पर साथ आने की बात करते हैं। लेकिन कांग्रेस सरकार में शामिल होने के लिए डीएमके को छोड़ देती है, जो अपने आप में इस गठबंधन पर सवाल खड़ा करता है। डीएमके कांग्रेस से कितनी नाराज है, उसका अंदाजा बयानों से लगाया जा सकता है। डीएमके के कोषाध्यक्ष और वरिष्ठ नेता डीआर बालू ने कहा कि हमारी पार्टी के लिए हारना कोई नई बात नहीं, विश्वासघात भी हमारे लिए कोई नई बात नहीं है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि ये स्थायी नहीं है, समय ही बताएगा। डीएमके की नाराजगी इंडिया गठबंधन को कितनी भारी पड़ेगी, ये तो वक्त आने पर पता चलेगा। लेकिन 30 सांसदों वाली डीएमके का रुख संसद में इंडिया गठबंधन के लिए बदला तो इसका चौतरफा असर होगा। तो तमिलनाडु की राजनीति ने भाई को भाई से अलग कर दिया। भाई न रहा। हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि स्टालिन ने ही एक इंटरव्यू में बताया था कि राहुल गांधी ने उन्हें भाई कहा है। राहुल गांधी उन्हें भाई कहने को कह चुके हैं। कहा था आप मुझे सर न बोलें, आप मेरे भाई हैं। इसके बाद स्टालिन और राहुल एक दूसरे को भाई कहकर ही संबोधित करते हुए रैलियों में दिखाई दिए। लेकिन विजय के साथ सरकार बनाने के लिए राहुल गांधी की कांग्रेस ने स्टालिन को छोड़ दिया, भाई ने भाई का साथ छोड़ दिया। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर एक और बड़ी खबर आ गई है। वीसीके ने टीवीके को समर्थन देने पर होने वाली अपनी कल की बैठक को टाल दिया है। मतलब वीसीके ने डीवीके को समर्थन देने पर अपना निर्णय टाल दिया। ये बहुत बड़ा घटनाक्रम है और तमिलनाडु में इसलिए भी घटनाक्रम काफी तेजी से बदल रहे हैं क्योंकि एआईएडीएमके और डीएमके भी एक साथ आ रहे हैं। इनके बीच भी बातचीत हो रही है, इस तरह की खबर भी आ रही है। अब तमिलनाडु की राजनीति क्या मोड़ लेगी, इस पर नजर होगी। खबर जिसे देखकर आप ये निर्णय कीजिए कि मंत्री जी की चिंता क्या वाकई सही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय कहते हैं कि जॉनी जॉनी यस पापा वाली जो पोयम बच्चों को सिखाई जाती है ये बंद हो, क्योंकि इसमें झूठ बोलना सिखाया जाता है। छोटी सी बात है लेकिन बहुत कठिन है अगर व्यक्ति शिक्षक से गुरु बन गए। जब आप गुरु बन जाएंगे तो आने वाली नस्लों का निर्माण कर रहे होंगे, आने वाले देश का निर्माण कर रहे होंगे।
नहीं संस्कार देखिए पोएम आजकल की कैसी पोएम जो संस्कार, और हम बड़े शौक से अपने घर के बच्चों से कहते हैं जरा अंकल को सुनाओ कुछ। जॉनी जॉनी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा, झूठ बोलने का संस्कार देती है ये पोएम। टेलिंग लाई नो पापा, ओपन योर माउथ, मजाक उड़ा रहे हो, क्या सिखा रहे